इस वीडियो के माध्यम से तमाम लोगों को यह बताना चाहता हूं कि भारतीय सेना आपके और आपके परिवार के देखभाल के लिए सदैव तत्पर रहती है और हर प्रकार की मदद आपको किसी भी परिस्थिति में करने के लिए वो तैयार है। नमस्कार, मैं आप सबका वीर नारी सीरीज में एक बार फिर स्वागत करता हूं। इस सीरीज में आज हम शकुंतला जी के साथ साथ लाए हैं जनरल अनुज माथुर साहब को, जिन्होंने गत वर्षों में अपनी सर्विस के दौरान अनेकों वीर नारियों और उनके परिवारों को उनका समाधान करने में मदद करी है। आइए इनका स्वागत करते हैं। शकुंतला जी और जनरल अनुज माथुर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिंद। शकुंतला जी, अजीत जी की शहादत की खबर सुनने के बाद आपके मन में क्या क्या ख्याल आए, आपकी क्या क्या प्रतिक्रियाएं थी और आपके साथ कौन कौन लोग थे? जब मेरे हस्बैंड गुजर गए तो मैं पूरी शॉक में थी और अपने हस्बैंड के जो फ्रेंड्स हैं, आर्मी वाले फ्रेंड्स हैं, कोर्समेट्स हैं और यूनिट के जो ब्रदर ऑफिसर्स और एनसीओस, उसके साथ मेरे फैमिली मेरे साथ थे। उस समय मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी क्या क्या समस्याएं थी जो आपके सामने आई? तो उस समय यही था कि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, 5 साल और 7 साल के थे। तो मैंने सोचा अरे इतनी वो तो बहुत छोटे हैं, उनका पूरा हमारा रहने का, उनका शिक्षा का और और हेल्थ, वो सब कौन देखेगा करके ये बहुत बड़ी बोझ मेरे सिर पे आ गया है करके मैं काफी चौंक गई। मैं समझ सकता हूं। इसका आज हम इस श्रृंखला में जनरल माथुर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इन अवस्थाओं में वीर नारी का या फोर्स की किसी भी महिला का कैसे समाधान उनको देंगे, क्या क्या उनको करना चाहिए। जनरल साहब, सबसे पहले मैं शकुंतला जी को सलाम करना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी विपदा से गुजरने के बावजूद अपने दोनों पुत्रों को वापस सेना में देश की सेवा के लिए भेजा। ये जज्बा सलाम करने के योग्य है और मैं उनको इस बात के लिए बहुत बहुत सलाम करता हूं। दूसरी बात, जिसका बिलवड, जिसका संगी गया है, जिस प्रकार का दुख वो समझ सकता है या सकती है, वो कोई और नहीं समझ सकता। ये बात हमको माननी चाहिए और इस वीडियो के माध्यम से तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूं कि भारतीय सेना आपके और आपके परिवार के देखभाल के लिए सदैव तत्पर रहती है और हर प्रकार की मदद आपको किसी भी परिस्थिति में करने के लिए वो तैयार रहती है। सबसे बड़ी बात तो मैं बता रहा हूं कि जो आपकी यूनिट है, जो आपकी रेजिमेंट है, जो आपका रेजिमेंटल सेंटर है, वो सब आपको सदैव मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। सबसे बड़ी समस्या मेरे हिसाब से जब इस प्रकार का कोई भीषण हादसा हो जाता है वो ये होती है कि किस प्रकार से हम अपनी आर्थिक समस्याओं का निदान करेंगे। इसका मैं आपको जवाब देना चाहता हूं कि भारतीय सेना इस बात का यकीन करती है कि यदि इस प्रकार का कोई हादसा हो तो आपके बिलवड जो चले गए हैं उनकी सर्विस से आपको ऐसे लाभ प्राप्त कराए जाएं जिनसे कि आप अपनी आर्थिक समस्याओं का समाधान कर सकें। सबसे पहला है पेंशन, पेंशनरी बेनिफिट्स। ये भी एक बड़ा भारी आपको एक एसेट मिला हुआ है कि आपके पति की सेवाओं को मानते हुए आपके बाद आपको फैमिली पेंशन दी जाती है। फैमिली पेंशन कई प्रकार की होती है और वो निर्भर करती है कि आपके पति का निधन किन परिस्थितियों में हुआ था। यदि वो
बैटल कैजुअलिटी हैं, जैसे कि आपके अजीत भंडारकर जी थे, दुश्मन से लोहा लेते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, तो उनको एक अलग किस्म की पेंशन लागू है आपको। जो बैटल कैजुअलिटीज हैं एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, उनको अलग पेंशन लागू, और जो फिजिकल कैजुअलिटीज हैं जो कि साधारण आम उसमें हालात में स्वर्ग सिधारे हैं, उनकी अलग पेंशन ऑथराइजेशन है। तो ये आपको ज्ञात होना चाहिए। जो दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है वो होता है एजीआईएफ, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड होता है, और उसके बेनिफिट्स होते हैं, तो वो हमें मालूम होने चाहिए, और क्या आपका एंटाइटलमेंट है और वो कैसे आपको मिलेगा। तीसरा है डेथ ग्रेच्युटी। ये आपके पति की कितनी सर्विस की लंबाई के आधार पर, कितना उन्होंने नौकरी करी थी फौज में, उसके आधार पर ये कैलकुलेट की जाती है। मैं आपको एक जो फंडामेंटल डिफरेंस बताऊंगा वो ये है कि जब आप आम तरीके तौर पे रिटायर हो जाते हैं तो ये तमाम कार्रवाइयां अपने आप पूरी होती हैं और ये चीजें आपको तुरंत अपने आप मिल जाती हैं। समस्या तब आती है जब आप सर्विस के दौरान इस प्रकार की किसी घटना की वजह से आप चले जाते हैं, तो आपको इन सब को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है। तो मैं आगे आपको चल के थोड़े डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताऊंगा, जो कि एक बहुत बहुत जरूरी चीज है। चौथा होता है एक्स ग्राशिया। हर स्टेट का अलग अलग एक्स ग्राशिया का स्केल है। आपको मालूम होना चाहिए कि यदि आपके पति के का देहांत ऐसी परिस्थिति में हुआ है जैसे कि आपको एक्स ग्रेशिया आपकी खुद की सरकार देगी, एक्स ग्रेशिया भारत सरकार देगी, और एक्स ग्रेशिया वो सरकार देगी जिस जगह पर उन्होंने अपने प्राण दिए हैं। उदाहरण के लिए यदि आपने मिजोरम में या कहीं हुआ हो, और तो कर्नाटक सरकार, भारत सरकार और मिजोरम की सरकार, जैसा भी है, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि चौथा जो आपका फाइनेंशियल इनपुट जो आपके पति की सेवा से आ रहा है वो एक्स ग्राशिया। उसके बाद लीव एनकैशमेंट। सेना में एक आपको सहूलियत दी गई है कि आपकी एक कुछ छुट्टी ऑथराइज होती है, यदि आप उस छुट्टी को नहीं लेंगे तो वो लीव एनकैशमेंट आपको उसकी तनख्वाह आपको उतने समय के लिए दी जाती है। आगे फिर बताऊंगा मैं आपको कि इसके लिए आवश्यकता क्या है, समस्या कहां पैदा हो सकती है। उसके बाद है ACFWF और ABOF। ये दो तरह के और आपके फाइनेंशियल असिस्टेंसेस हैं जो कि आपको ऐसे हालात में दी जाती हैं। अब उसके बाद आवा नाम का एक संगठन है जिसके बारे में आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि आप इस आवा के साथ जुड़ी रही हैं अपने पति की सर्विस के दौरान। ये लोग आपको इमीडिएट फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, तो ये भी हमको मालूम होना चाहिए कि इनसे भी और मिलेगी। और इसके अलावा और कई इनके आवा के स्कीम्स हैं जो कि हमें मालूम होना चाहिए और वो हमको मिल सकती हैं। और इंश्योरेंसेस, तो यदि आपने कहीं किसी प्रकार का इंश्योरेंस AGIF के अलावे करा है पति ने सर्विस के दौरान, तो वो इंश्योरेंस का पैसा भी आपको मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी फाइनेंशियल असिस्टेंसेस जो है आपको मिलेंगी जब इन परिस्थितियों में आपके पति आपको छोड़ के चले गए। मेरा इसमें एक सवाल है शकुंतला जी आपसे। जी। क्या अजीत जी ने आपके पास कोई ऐसी किताब या डॉक्यूमेंट छोड़ा था जिसमें सब डिटेल्स कहीं लिख के छोड़ी हो उन्होंने? हाँ, वो जब 25 RR का पोस्टिंग आ गया था उससे पहले मैंने पहले एक किताब दिया था कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, आर्मी वाइफ्स शुड नो एंड NOKs, नेक्स्ट ऑफ किन, जिसके वैसे बोलते हैं, दे शुड नो करके एक छोटा सा किताब दिया था मुझे। उसमें पूरा क्या पेंशन मिलेगा, क्या होएगा, क्या फैसिलिटीज है, सब उसमें लिखा था। एजुकेशनल हो या हाउसिंग हो या इंश्योरेंस का हो, वो सब दिया था मुझे। लेकिन उस टाइम मैं इतना बिजी थी, मेरे बच्चे इतने छोटे थे, मैंने उसको एक बार लिया, उसको ऐसे पलट के देखा तो मैंने बोला ठीक है ये रख देंगे, और मैंने एक किसी कोने में रख दिया उसको। जो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्या आप जानती थी कि आप अपनी हाउसिंग, जो मकान जिसमें आप रहती हैं, उसके अंदर आप रह सकती हैं बाद में भी अजीत के जाने के बाद? वही जो ऑफिसर्स आए थे, अजीत के फ्रेंड्स जो आए थे, उन्होंने बस मुझे बोला कि मैम आपको इधर SF अपना दिल्ली वाले में जहाँ पे मैं रहती थी उधर आप 2 साल के लिए और रह सकते हैं, या तो आप कहीं पे भी दूसरे कहीं सिटी में आप SF के लिए अप्लाई कर सकते हैं करके बोला था।
जी, मैं अब यहाँ जनरल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जनरल माथुर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द हाउसिंग रिक्वायरमेंट? हाउसिंग का मैंने बताया, पहली समस्या फाइनेंशियल है। ये जो डॉक्यूमेंट आपको दिया जाता है, मैंने भी अपनी वाइफ को दिया था, मैंने भी सर्विस आर्मी में था, मैंने भी इस डॉक्यूमेंट को देने से काम समाप्त नहीं होता। इस डॉक्यूमेंट में जो लिखा हुआ है और वो जो डॉक्यूमेंट उस किताब पुस्तक के आधार पर आपको बनाने पड़ते हैं, वो जरूरी है। अब मैं आपको बहुत जल्दी 2 मिनट में ये बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है, और हर वो नारी जिसने सैनिक का वर्ण किया है अपने जीवन में व्यतीत करने के लिए, उनको ये मालूम होना चाहिए। तो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं बताता हूं आपको। हालांकि ये सब चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है, यूनिटों को मालूम है, फिर भी मैं इनको दोहराऊंगा कि सबसे पहला कि आपको आपका मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज का उसमें डॉक्यूमेंट होता है पार्ट टू ऑर्डर, वो करवाना चाहिए। और आपको यकीन करना चाहिए, हर सैनिक नारी को यकीन करना चाहिए, अपने पति से मांग करनी चाहिए कि मेरा मैरिज का डॉक्यूमेंट बना है कि नहीं बना है, और बना है तो कहां है। 1 2 विल, जो आपने जो विल लिखता है, वो विल क्या उसने विल बना दी है, और बना दी है तो वो कहां है। और एक और बात मैं विल से रिलेटेड बताता हूं कि जो विल फौजी विल है, ये बाहर कोर्ट में आपको उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये विल बनाना एक है और इस विल को रजिस्टर करवाना दूसरी बात है। तो विल बनाई जाए, विल को रजिस्टर करवाया जाए। विल पहले, विवाह से पहले हो सकता है विल में कुछ उसने नॉमिनी कोई और हो, तो उसको नॉमिनी को तुरंत प्रभाव से बदली करा जाए। और ये यकीन करना है आवश्यक। बच्चों के जन्म के डॉक्यूमेंट ये मैंने बता दिया। जॉइंट अकाउंट, जॉइंट फोटोग्राफ, ये बता दिया। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं आपको। उसके बाद नॉमिनेशंस होते हैं, कुछ नॉमिनेशन बहुत आवश्यक नॉमिनेशंस होते हैं। डीएसओपी का नॉमिनेशन, एजीआई बेनिफिट्स का नॉमिनेशन, बैंक अकाउंट में बैंक में जाके नॉमिनेशन करना होता है। अधिकतर लोगों को इस बात के बारे में ज्ञान नहीं है। अधिकतर लोगों का अफसर शामिल है उसमें कि बैंक में भी नॉमिनेशन होता है। तो बैंक का नॉमिनेशन, और कोई भी स्कीम या कोई भी पॉलिसी फाइनेंशियल जो कि आपके पति ने अपनी सर्विस के दौरान, अपनी जिंदगी के दौरान ली है, उसका नॉमिनेशन जरूरी है। आजकल हालांकि हर पॉलिसी में वो ऑटोमेटिकली नॉमिनेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आपको मालूम होना चाहिए कि नॉमिनी कौन है और किस प्रकार से काम हो रहा है। जरूर जानना चाहिए आपको एंटाइटलमेंट, आपके पति के सैलरी के, तनख्वाह के एंटाइटलमेंट्स क्या हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। मेरी वाइफ को आज तक नहीं पता मेरी तनख्वाह कितनी थी और क्या होती थी। अकोमोडेशन का ऐसा है कि जब आप किसी सैनिक का सर्विस के दौरान इस प्रकार से चले जाते हैं, तो आपको 2 वर्ष के लिए हर किसी भी ऐसे मिलिट्री स्टेशन में जहां आप चाहें, प्लेस ऑफ योर चूजिंग, आप 2 साल तक अकोमोडेशन रिटेन कर सकते हैं, रख सकते हैं। उससे 2 साल से ऊपर नहीं बढ़ता। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि एक ब्रिगेडियर थे, हमारे कोर्समेट थे, उनका देहांत हुआ जब वो सर्विस में थे, और उनकी पत्नी को 1 हफ्ते के अंदर घर से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उनको मालूम नहीं था। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि जब आप ये देख रहे हैं कि क्योंकि हमारी जो भारतीयता है उसमें ये हम मान के चलते हैं कि हम अपने पति के मरने के बारे में सोचे भी क्यों। सोचना जरूरी है, क्योंकि अगर हो जाए, क्योंकि ये तो शाश्वत है, जाएगा, जिसको जाना है वो जाएगा, उसके बाद आप परेशानी में आ जाएंगे। इसलिए ये सोचना जरूरी है। और जिस प्रकार से आपके पति ने देश की सेवा में अपना प्राणों की आहुति दी, उनको बैटल कैजुअल्टीज को 1 साल क्वार्टर मास्टर जनरल की परमिशन से और 6 महीने और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की परमिशन से एक्सटेंशन उस घर को रिटेन करने का मिल सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में। तो कहने का मतलब ये है कि आप यदि चाहती तो दिल्ली में 3.5 साल तक उस घर को या दूसरा घर अकोमोडेशन को रख सकती थी। तो ये आपके लिए सुविधा भारतीय सेना ने दे के रखी हुई है। शकुंतला जी, तो आप बता रही थी अपने बच्चों की एजुकेशन के बारे में। तो वही बहुत छोटे थे, तो हम उनके एकेडमिक सेशन दैट इज 2000 में मार्च में हम लोग बैंगलोर आए, और बैंगलोर में हम नेशनल पब्लिक स्कूल करके अपना बैंगलोर का अच्छा एक स्कूल है, तो उधर हम उनको एडमिशन दे दिया। सो अभी मुझे बताया गया था कि यूनिट वालों से कि मैम आप अगर आर्मी स्कूल में बच्चों को डालेंगे तो आपके लिए फ्री है, और मैं भी उधर ही पढ़ रही थी। लेकिन क्या हुआ था कि अपने जो घर वाले हैं, मेरे सासू माँ हैं और
ससुर जी हैं, उन्होंने सब बोला अजित वो स्कूल में पढ़ा है नेशनल पब्लिक स्कूल में, तो आप अपने बच्चों को भी उसी में डालो। मतलब अजित का प्राइमरी सेक्शन थोड़ा उस स्कूल में हुआ था, तो इसीलिए हमने सोचा चलो वही स्कूल में हम हमारे बच्चों को भी डालेंगे। Okay, okay. Abhi, उपरांत another question. So you put both your children in the National Public School yes, as per the wishes of your elders in the family, yes, right? एजुकेशन में आर्मी स्कूल्स में जैसा कि शकुंतला जी ने बताया, आपको फ्री आपको एजुकेशन मिलेगी। उसके अलावा कई अन्य स्कूलों में आपके लिए रिजर्वेशंस होते हैं। यदि आपके बच्चे बड़े हैं तो आर्मी जो है कई किस्म के टेक्निकल और प्रोफेशनल कॉलेजेस चला रही है। AFMC है और भी बहुत सारे प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं जहां पर कि इस प्रकार की वीर नारियों के बच्चों के लिए सीटें मुकर्रर हैं। उसके अलावा कई राज्यों ने, जैसे कि मैं बता सकता हूँ आपको गारंटी के साथ कि हम लोगों की थोड़ी मेहनत से 2005 में ये झारखंड में हुआ था शुरू, तो कई राज्यों में प्रोफेशनल कॉलेजेस में उन्होंने 23 सीटें इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और 3 मेडिकल कॉलेजेस में दी हैं। ये सारी डिटेल्स जगह जगह मौजूद हैं, लेकिन हमें जो पता होना चाहिए कि वीर नारियों के बच्चों के लिए आर्मी प्रोफेशनल कॉलेजेस, दूसरे प्रोफेशनल कॉलेजेस, आर्मी स्कूल्स, दूसरे स्कूल्स, उन सब में सीटें मुकर्रर हैं। ये जरूरी है एजुकेशन के बारे में जानना। What about the medical part? I think we will ask General Mathur. He will explain the details about the medical part of it. तीसरी प्रमुख समस्या जो आपके समक्ष खड़ी है मुंह बाए, वो होती है हेल्थ। भारतीय सेना ने हेल्थ के लिए ECHS की स्कीम बनाई हुई है, और मैं आपको ये बता दूं कि यदि आपके पति बैटल कैजुअल्टी हैं तो आपको बिना उसके ECHS में कंट्रीब्यूशन की ECHS की स्कीम का लाभ मिलता रहेगा। ये ECHS जो है एक कैशलेस मेडिकल स्कीम है जो कि हमको मालूम होना चाहिए, और जब आप इसकी मेंबरशिप ले लेते हैं तो आप ECHS के किसी भी पॉलिक्लिनिक में अपना और अपने बच्चों का स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और अगर कोई समस्या थोड़ी बड़ी है तो वहां से रेफरल लेकर के, और जो जितने भी इनके अच्छे टॉप एंड हॉस्पिटल्स हैं जो कि इनके साथ एफिलिएटेड हैं, उनमें हम निःशुल्क इलाज प्राप्त कर सकते हैं। ये हमको ज्ञात होना चाहिए, और बैटल कैजुअल्टीज के लिए जो सब्सक्रिप्शन है वो माफ है, ये ध्यान रखें। एक और जरूरी चीज होती है, वो होती है एम्प्लॉयमेंट, नौकरी, क्योंकि हमको ये मालूम होना चाहिए कि जब इस प्रकार की हालात परिस्थिति आ जाती है तो आपका जो NOK है वो कभी कभी नौकरी या एम्प्लॉयमेंट की भी तलाश करते हैं। तो ये हमें ज्ञात होना चाहिए कि हर सरकार में हर जगह पर इस प्रकार के एम्प्लॉयमेंट्स में रिजर्वेशंस आपके बच्चों के लिए रखा गया है। दूसरी बात, जो आर्मी के ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, उदाहरण के तौर पे CSD कैंटीन हो गया या कोई और जगह हो गई जहां पर कि सिविलियन वर्क लोग काम करते हैं, तो उन स्थानों पर ये कायदा बना रखा है भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने कि जब तक एक भी एक्स सर्विसमैन या विडो के बच्चे मौजूद हैं तो ये नौकरी जो है दूसरों को, मतलब कि पूरा आपको प्रायोरिटी वहां मिलेगी यदि आप उसके लिए सूटेबल पाए जाते हैं। आपके लिए सरकार और सेना दोनों एम्प्लॉयमेंट के लिए कई व्यवस्थाएं कर चुकी हैं, और ये सब व्यवस्थाएं आपको ऑर्गेनाइजेशन तैयार करे हुए हैं, वहां पर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, कई किस्म की स्कीम्स चला रखी हैं। ये सब ज्ञान होना चाहिए। बस फाइनल जो वर्ड है वो ये याद रखें कि यूनिट आपका सही मार्गदर्शक, फ्रेंड, गाइड, फिलोसफर आपकी यूनिट है। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए हर समय कि आपकी यूनिट कहां पर है, यूनिट का एड्रेस क्या है, यूनिट में हेल्पलाइन है तो उसका फोन नंबर क्या है, और यूनिट के प्रमुख लोगों का फोन नंबर क्या है। इसी प्रकार से रेजिमेंटल सेंटर से आपको बहुत सारी सहूलियतें मिलती हैं, उनका आपको एड्रेस और हेल्पलाइन नंबर और फोन नंबर मालूम होना चाहिए। तीसरा, जो CDA PCDA पेंशन है, उनकी एक खुद की एक वेबसाइट है, और उस वेबसाइट पर लॉगिन करना आपको आना चाहिए, ताकि उसमें ज्यादा मुश्किल काम नहीं, आप लॉगिन कर सकते हैं और आप अपनी पेंशन से संबंधित तमाम समस्याओं का निवारण वहां पर कर सकते हैं। एक बहुत बेहतरीन वेबसाइट है और इस पे काम बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। बाकी चीजें अगले सेशन में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन ये याद रखें, यूनिट, सेंटर, PCDAP। इन सबसे मेरा यही एक निष्कर्ष निकला है कि आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अपनी वीर नारियों के लिए बहुत सारी ऐसी सुविधाएं इकट्ठी करती है, और उनके लिए, उनको सेटल करने के लिए, ताकि उनके बच्चे और वो अपनी पति की शहादत के बाद भी
या अपने पुत्र की शहादत के बाद भी या अपने भाई की शहादत के बाद भी एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। इसके बारे में आज जो हमने चर्चा की, मैं चाहूंगा कि बाकी सभी वीर नारियों को इस बात का प्रोत्साहन मिलेगा, वो अपनी समस्याएं लेकर शकुंतला जी के सामने आए। उनका फोन नंबर और ईमेल दोनों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आपसे निवेदन है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स का निदान करने के लिए शकुंतला जी के पास आए, और हमारे पास ऐसे सीनियर ऑफिसर्स हैं जो कि आपकी उन प्रॉब्लम्स का समाधान करेंगे। इसके लिए चाहे हमें एक वेबिनार ही क्यों ना करना पड़े, हम सबको इकट्ठा करेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देंगे। और इसी के साथ ही मैं आप दोनों का अभिवादन करता हूं और वीर नारियों और अन्य फोर्सेस की महिलाओं से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अन्य महिलाओं के साथ, ताकि उनकी कोई भी समस्या जो कि पेंशन रिलेटेड है और उनके पति के जाने के बाद अगर समस्याएं आ रही हैं तो वो शकुंतला जी के फोन नंबर और उनकी ईमेल पर उनको अप्रोच करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज की सेशन में। थैंक यू सो वेरी मच शकुंतला जी और जनरल माथुर। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।